नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यवहारवादी क्रांति और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के बारे में। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के इस लेक्चर सीरीज में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के ओरिएंटेशन, उसके बैकग्राउंड के बारे में, पॉलिटिकल थियरी, उसके कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल चर्चा हुई है, पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन एंड रीएस्टेब्लिशमेंट, पतन और पुनर्जीवन, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, इतनी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं राजनीतिक व्यवहारवादी क्रांति के बारे में। यह एक उसी सिलसिले का विचार है। व्यवहारवाद जो शुरू हो जाता है पहले थोड़ा सा, अब हम इसमें वापस पहले वाले एपिसोड में जाएंगे, वहाँ से थोड़ा सा शुरू करेंगे। कौन कौन सी मेजर किताबें आई, इसकी चर्चा हम कुछ उसमें कर चुके हैं। अब हम उसको उन किताबों की कुछ चर्चा करेंगे, उसके बिना हम व्यवहारवादी क्रांति समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवहारवादी एक क्रांति तो बनाया डेविड स्टन ने, उसका कुछ थ्योराइजेशन उन्होंने किया, और जो किताबें क्रमशः आती हैं उसने व्यवहारवाद के लिए रास्ता तैयार किया। वो जो पहली किताब मैंने आपको चर्चा की थी 1865-66 में, वॉल्टर वेजहार्ट, ये मनोविज्ञानी है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इन्होंने किताब लिखी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे जो उन्होंने किताब लिखी, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स से जबकि व्याख्या की उन्होंने, और इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को लिया। ये एक नई बात थी, क्योंकि संविधान पढ़ना मतलब फंक्शन पढ़ना, उसके जो नियम कायदे हैं उसके बारे में पढ़ना, उस पर जो मनोवैज्ञानिक एलिमेंट्स का, जो लॉर्ड्स का मनोनयन, उनका चयन, जो चुनाव में जो मनोवैज्ञानिक एलिमेंट थे, तो वॉल्टर वेजहार्ट की काफ़ी उपेक्षा होती है किताबों में। मैंने वो जो किताबें विद्यार्थी जीवन से बाद तक पढ़ी, उसमें बहुत ज़्यादा उनको रिलेवेंस नहीं दिया गया वॉल्टर वेजहार्ट, जबकि वो उसके हकदार हैं। मेरे हिसाब से तो वो पहली किताब है जो राजनीति में मानवीय व्यवहार की बात करती है। क्योंकि अमेरिकन विचारकों का दबदबा रहा है, इसलिए हम सीधे राह विलास पर आ जाते हैं, लेकिन मेरे विचार से वॉल्टर वेजहार्ट वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान का प्रभाव राजनीति पर बताया। इसके बाद 1888 की किताब आती है, जिसकी हम पहले चर्चा एक बार कर चुके हैं, वो जेम्स ब्राइस की द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। और अगले ही साल आती है लॉरेंस लॉवेल की जो है किताब द एसेज ऑन अमेरिकन गवर्नमेंट। तो ये जो किताबें थी, ये दिखा रही थी कि सरकार अभी सरकारें काम कैसे कर रही है, व्यवहारिक तत्व क्या है। जो संविधान में लिखा है वो तो ठीक है, ये अभी व्यवहारिक तत्व क्या है। अब इसी समय मैंने बताया था कि वुडरो विल्सन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का लेख लिखते हैं, वो राजनीतिक लोक प्रशासन और राजनीति को अलग करके पढ़ने की बात करते। तो एक नया समय शुरू हो रहा था इस समय। इसमें जो अगली घटना आती है, लॉरेंस लॉवेल, जेम्स ब्राइस, एक नाम याद रखते चलिएगा, ये नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आगे आप नेट पास करके प्राध्यापक बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो ये सब पढ़ाने में वैसे ही काम आएगा जैसे आज मेरे काम आ रहा है। आप इतनी किताबें रट नहीं सकते, और पढ़ते पढ़ते आपको याद होती है, और प्रोसेस से अगर आप डेवलपमेंट याद है ना, तो आप दूसरा हतप्रभ हो जाएगा कि आपको इतनी किताबों के नाम कैसे याद है। लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं, अगर आप क्रम से इसको पढ़ेंगे, एक सिलसिले से पढ़ेंगे। सिर्फ व्यवहारवाद की परिभाषा डाबरडल ने ये किया, विटगेस्टन ने ये कहा, हिंजुलव ने ये कहा, इसके साथ 8 सिद्धांत है, रट लिए, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। जब तक कि आप उसको एक जड़ से लेकर के बड़े होने तक का इवोल्यूशन जैसे उसको क्रम से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला है। रटी हुई चीजें भूल जाती हैं, क्योंकि वो मानस में स्थापित नहीं होती है, और समझी हुई चीजें, उसकी थ्योरी हो सकता है 8 सिद्धांत आप भूल जाए, एक बार देखेंगे याद है, लेकिन जो डेवलपमेंट है बिहेवियरलिज्म, वो शायद हम भूलें आप, या बहुत रेयरली भूलेंगे, एक बार देखेंगे फिर रिकैप हो जाएगा। तो वही सही है। तो 1888-89, एक नाम बताया मैंने वॉल्टर वेजहार्ट, दूसरा बताया जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। इनकी किताब एक और आगे आएगी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, 1924 के आसपास, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। लॉरेंस लॉवेल, ये ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलेगा। मैंने जो किताब पढ़ी हिंदी में, जो बेहतरीन किताब अवेलेबल है, मैं समझता हूँ बेस्ट किताब है, और वो है SP वर्मा की आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये खरीद सकते हैं, इंटरनेट में PDF में अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगी। SP वर्मा हिंदी की बेस्ट किताब है। ये वो
व्यक्ति हैं जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लास्की का, बर्लिन का लेक्चर सुना है, ईस्टर्न का लेक्चर सुना है। इनके साथ अमेरिका में ये बाद में प्रोफेसर हुए बहुत सारी जगह पे। इनके ज़माने में ईस्टर्न खैर उनको ऊपर वाले ने बड़ी लंबी हयात बख्शी थी। 2014 में उनका डेथ हुआ है डेविड ईस्टर्न का, 97 साल की अवस्था में। और लाजवाब सेवा उन्होंने किया है पॉलिटिकल साइंस की। तो ये एसपी वर्मा उन लोगों के साथ काम किए हुए, उनसे पढ़े हुए, उनका लेक्चर सुने हुए, उनकी किताब जो बहुत ही अद्भुत किताब है। तो वो उस किताब में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जब मैं में पढ़ता था तो मेरा बेस वही किताब थी, एसपी वर्मा किताब। बाद में बहुत सारी किताबें, इसमें आपके जैसे जोहरी ने भी काफ़ी अच्छी किताबें लिखी हैं इस पर, लेकिन हमको मेरी बेस्ट किताब जो है वो एसपी वर्मा किताब है। जैसे जोहरी को मैं उसको दूसरे नंबर पर रखता हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारी किताबें आती हैं। एक बहुत अच्छी किताब तुलनात्मक राजनीति की हिंदी में जो है वो गेना साहब की किताब है। तो इस तरह की किताबें जो रेफरेंस किताबें हैं, जो विद्यार्थी के ज्ञान को, मतलब ये सब किताबें इंटरनेट में अवेलेबल है। तो एसपी वर्मा साहब की किताब में काफ़ी डिटेल दिया हुआ है सब चीज़। 1888 में मतलब लॉरेंस लावेल ने जो किताब जो एसेज ऑन अमेरिकन गवर्नमेंट, ये 1910 में इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, फिजियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए उसका पेपर का टाइटल देखिए आप, फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी आपकी किसका फिजियोलॉजी? गवर्नमेंट का फिजियोलॉजी। पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉपुलर गवर्नमेंट 1913 में आई किताब। पॉपुलर गवर्नमेंट में क्या? पब्लिक ओपिनियन। अब ये जो बातें हो रही थी, एक और किताब, वो अद्भुत किताब है वो, और वो किताब आई जो बहुत ज्यादा कोट होती है किताब, वो है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राहम वेलास। इन नामों को याद किए बिना आपका राजनीति विज्ञान का ही ज्ञान अधूरा है, और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में तो कुछ नहीं जानते आप समझ। तो इसलिए इन नामों से बिल्कुल फेमिलियर होना आपको पड़ेगा, और बार बार पढ़ने से वो होता है। वो ग्राहम वेलास, जेम्स ब्राइस, लॉरेंस लॉवेल, अगला नाम क्या बना? ग्राहम वेलास। ग्राहम वेलास किताब है 1908 में, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। किताब के नाम से सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। पॉलिटिक्स में क्या? ह्यूमन नेचर, मानवीय व्यवहार। कहाँ? राजनीति में। तो अब ये जो बातें हो रही थी वो पुरानी राजनीति से एकदम अलग हो रही थी, परंपरागत राजनीति से एकदम अलग हो रही थी कि मानवीय व्यवहार का राजनीति में क्या महत्व है, क्या भूमिका है, वो क्या निर्णायक तत्व है। इसी समय आपके 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है। ये भी एक बड़ी घटना है, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े राजनीति विज्ञानियों की एक फौज खड़ी कर दी, जिसको आज हम बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते पढ़ते हैं किताबों को। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जेम्स ब्राइस इसके संभवतः पहले अध्यक्ष थे, और उसमें वुडरो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ का नाम आप बहुत ऊंचा नाम है लोक प्रशासन में। तो ये लोग उन सम्मेलनों में से आगे बढ़े। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन आपको बता चुका हूँ मैं, निकले। तो यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। अब ये आगे बढ़ती है। उसके बाद कुछ किताबें दूसरी आती हैं, बड़ी बेहतरीन किताबें आती चली जाती हैं। अगला जो नाम आएगा वो आएगा, कुछ एक बहुत सारे नाम हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो अगले 3-4 हैं। चार्ल्स बियर्ड, चार्ल्स मेरियम, हैरोल्ड लासवेल, टीवी स्मिथ, जॉर्ज काटलिन। ये 4-5 नाम आपको बिल्कुल पहाड़े जैसे याद रखने पड़ेंगे। चार्ल्स बियर्ड किताब है, मैंने बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है, वो आगे पीछे हो सकता है कि किस साल आई। समय एक मोटी मोटा याद रखिए, जैसे 1913 में आई थी किताब ये, तो किसी में 14 मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 1910 से 20 के दशक के बीच में। अब इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्थिक व्याख्या। कितनी, मतलब इसमें कितना एक नई बात है कि आर्थिक तत्व की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें देख रहे हैं। आपकी ये चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, नए राजनीति के नए संदर्भ। वो पुराना प्लेटो और अरस्तू वाला भूल जाएगा। तो ये नई किताब है।
आपको चार्ल्स बेयर्ड बताया, चार्ल्स मेरियम, जॉर्ज कॉटलिन, कार्नेल विश्वविद्यालय में लाजवाब काम किया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, वो है प्रोफेसर हैरोल्ड लॉसवेल का। इनको ये त्रिमूर्ति कहे जाते हैं, शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति, टीबी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हैरोल्ड लॉसवेल। जो मार्क्सिज्म में जो योगदान फ्रैंकफर्ट स्कूल का था, जो जिससे यूरो कम्युनिज्म बाद में पनपता है, वही काम जो है यहाँ पर व्यवहारवाद में इस शिकागो विश्वविद्यालय और कार्नेल विश्वविद्यालय ने किया। कार्नेल विश्वविद्यालय में जॉर्ज कॉटलिन थे और यहाँ पर ये त्रिमूर्ति। तो इनकी लॉसवेल की 3 किताबें लाजवाब किताबें। पहली किताब साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, नाम ही देखिए किताब का क्या है, साइकोपैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। पैथोलॉजी में साइको शब्द जुड़ा। पैथोलॉजी में क्या होता है, अभी 5 ml खून देते हैं और उसका एक रेशा आपके शरीर में कितने एलिमेंट है सब बता देगा। वैसा काम कैसा, पॉलिटिक्स। कौन लिख रहा है, ग्राहम हैरोल्ड लॉसवेल। दूसरी किताब इनका पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स में किसको कब क्या और कैसे मिलता है। तीसरी किताब पावर एंड पर्सनालिटी, इन सत्ता और व्यक्तित्व। अब ये जो किताबों के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एकदम, जिसको अंग्रेजी में ऑल टुगेदर बोलते हैं, संपूर्ण रूप से बदले हुए राजनीति विज्ञान की बात हो रही है कि जिसमें समाज की क्या भूमिका है, जिसके सामाजिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, जिसमें अर्थशास्त्र की, पैसे की क्या भूमिका है, जिसमें सत्ता का जो केंद्रीय विचार जो थॉमस हॉब्स ने शुरू किया था, या कम से कम से शुरू माना जाता है, वो मानवीय संबंधों में एक दूसरे को प्रभावित करने की होड़ किसी भी पहले की शताब्दी में से अभी लगी। पहले जो सत्ता की होड़ थी राजाओं के बीच थी, सभासदों के बीच थी, जो उनके सामंत होते थे उनके बीच थी। अब ये वह जो सत्ता की दौड़ है जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, जो जेम्स वाइस ने बाद में लिखा फैक्ट, वो अब वो लोगों के बीच हुई है। हर आदमी एक दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, इंपॉर्टेंस पाना चाहता है। तो ये सामाजिक संबंध सत्ता के संबंध हो गए। तो इस तरह की व्याख्या नई व्याख्याएं आना चालू हुई। इसमें वो न्यू तैयार की जिस पर व्यवहारवादी क्रांति खड़ी होती है, और उस क्रांति के प्रणेता है डेविड ईस्टन साहब। ये जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, जिसकी वजह से ये क्रांति कही जाती है व्यवहारवाद। ये सब लोग व्यवहारवाद की ही बात कर रहे थे कि राजनीति में ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। अच्छा, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार किन किन चीजों से प्रभावित होता है? उसमें से बहुत सारी चीजें राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, मनोवैज्ञानिक है। इनका प्रभाव पड़ता है और उनका अध्ययन करना चाहिए। ये सब बात कह नहीं, अध्ययन करना चाहिए, लेकिन इसको थ्योराइज किया, जो पॉलिटिकल थियरी मैंने आपको बताया था कि उसका सैद्धांतिकरण किया डेविड ईस्टन ने। उनका ये योगदान है और क्रांतिकारी योगदान। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, हम बता तो रहे हैं ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद इज एक रिवोल्यूशन है, एक क्रांति है। एक क्रांति इसलिए कि उसने व्यवस्था को, क्रांति में क्या होता है, व्यवस्था परिवर्तन होता है। उसने पुराने राजनीति विज्ञान की जगह, राजनीतिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान ला दिया, और इस विज्ञानवाद के 8 सिद्धांत बताते हैं। अब ये 8 सिद्धांतों की भाषा ऐसी है कि बच्चों के लिए काफी कठिन नहीं जाती है, लेकिन उसको आप डिकोड कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई कठिनाई की बात नहीं है। होता यह है कि हम जो हिंदी बोलते हैं वो थोड़ा सा कुछ अलग होती है, और जब हम लिखते हैं, किताब पढ़ते हैं, थोड़ी सी तत्सम हिंदी है, संस्कृत निष्ठ हिंदी हो जाती है, तो थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन उसमें कोई कठिनाई की बात नहीं, वो शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। ज्यादातर शब्दों को उनके अर्थ से डिकोड किया करिए, समस्या का समाधान हो जाया करेगा। तो अब वो 8 सिद्धांत बताते हैं। अब 8 सिद्धांतों को क्रम से याद करने का एक तरीका है, वो ये है कि आप सबके पहले शब्द मिला के एक उट पटांग टाइप का वाक्य बनेगा, उसको बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए, तो उससे आपका क्रम नहीं भूलेगा, पूरा क्रम से आप याद कर लेंगे। तो अब इसका एक क्रम बना लीजिए, इसका ये हो जाएगा। 8 सिद्धांत बताते हैं व्यवहारवाद के। अब व्यवहारवाद की कुछ परिभाषाएं लिखेंगे, जैसे हिंज लाऊ ने परिभाषा, हिंज यू लाऊ ये नाम है।
इनकी किताब में आपको परिभाषा मिल जाएगी, थोड़ी लंबी परिभाषा है। और रॉबर्ट डहल की परिभाषा, डेविड ट्रूमैन की परिभाषा, उन्होंने क्लाइन की परिभाषा है, लेकिन उस परिभाषाओं में बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट हर बात है क्लियर होना चाहिए। इन किताबों के नाम आने चाहिए। इन किताबों के नाम अगर आपने ज़्यादातर के लिख दिया, खास करके ग्राहम बेलास की तीनों किताब, हेरोल्ड लॉसवेल की ग्राहम बेलास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, लॉसवेल की तीनों किताब, चार्ल्स बियर्ड किताब, लॉरेंस लॉवेल किताब, ये किताबें, जेम्स बाइस किताब, इन सब 1888 से लेकर आप 1930, 32, 36 तक की जो किताबें हमने बता दिया, तो आप पूरे डेवलपमेंट बता दे रहे हैं। अब आते हैं जो 8 सिद्धांत का नाम, तो उसका बता दिया निस्तप विक्र म पे छोड़ा मूल्य वाला विक्र मुए, निस्तप 4, विक्र मुए 4, 8 सिद्धांत। अब पहला हम सिद्धांत लेते हैं निस्तप में नी मतलब नियमन, सिंप्लीफिकेशन, जनरलाइजेशन। वो ईस्टर्न कहते हैं कि मानवीय व्यवहार में कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, नियमन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं। इन कॉमन फैक्टर की पहचान, ये कोई बहुत जटिल काम नहीं है, इसकी हम पहचान कर सकते हैं, जिसको साइंटिफिक स्टडी में कहते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बताएंगे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से आप, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी साइंटिफिक स्टडी। बिना आप कुछ देखे महसूस किए आपके दिमाग में सवाल पैदा नहीं होगा। तो जो नियमन है वो कहते हैं कि मानवीय व्यवहार में कुछ कॉमन फैक्टर हैं, उन कॉमन फैक्टर को पहले हमें समझना चाहिए, और अगर उनकी हम पहचान कर लेते हैं तो आगे बात समझना आसान हो जाती है। उसके अलावा वही ऑब्जर्वेशन वाली बात, जब ऑब्जर्व करेंगे, फैक्ट निकालेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो नियमन के बाद दूसरा लेते हैं तकनीकी, तो से तकनीकी, नियमन, नी के बाद स आया, स से सत्यापन, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद सत्यापन। सत्यापन मतलब उसका टेस्टिफिकेशन, उसकी जांच करना, आपके सामने फैक्ट आ गए। जैसे एक जमाने से लोग जान रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन है कि बीन बजाने से सांप नाचता है, जबकि सांप के तो कान नहीं होते। अब ये कैसे पता चला? ये सत्यापन से पता चला कि भाई सांप के कान नहीं होता तो नाचेगा कैसे? तो ये सत्यापन। तो अब नियमन, फिर सत्यापन, नियमन के बाद सत्यापन, सत्यापन करने के बाद ही आप थियोराइजेशन तक जा सकते हैं। उन्होंने पूरा एक सीरीज बताई 8 सिद्धांतों की। सत्यापन, फिर तकनीकी। वो कहते हैं तकनीकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन निगमन ये सब पद्धतियां तो हैं पुरानी, लेकिन आज की जो तकनीकी है, राजनीति विज्ञान को, रसायन, फिजिक्स, बायोलॉजी, किसी भी विषय की तकनीकी लेनी पड़ सकती है। मैथमेटिक्स में बहुत मैथमेटिकल मॉडल उस समय तक तो बहुत काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। सांख्यिकी के मॉडल लेने पड़ेंगे, सांख्यिकी मॉडल तो लगभग अनिवार्य हो गए थे। तो ये जो तकनीकी है, तकनीकी की शुद्धता ही इस बात की गवाही है कि आपकी रिसर्च का परिणाम क्या आने वाला है। अगर आपकी टेक्निकी गड़बड़ है तो रिसर्च शायद अच्छे परिणाम नहीं देगा। नियमन, सत्यापन, तकनीकी, त के बाद फिर त्वा है। अब ये वाला शब्द हिंदी में और भारी शब्द है, इसको बोलते हैं परिमाणनीकरण। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। हिंदी में कण और परिमाण, उसका विलोम होता है परिमाण। कण मतलब छोटा, परिमाण मतलब कण का जो ह्यूज कलेक्शन, इसको बोलते हैं परिमाण। अभी क्या शब्द क्या बना? परिमाणनीकरण। अब एडजेक्टिव बना दिए उसका, तो इसको अंग्रेजी मतलब क्वांटिफिकेशन। जो नए राजनीति विज्ञान का बहुत मजबूत आग्रह है, और आज उसने बहुत इसको स्थापित भी किया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेविड ईस्टन को मतलब मॉडर्न फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जा सकता है। अगर अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटिक्स है तो डेविड ईस्टन को हम फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स कह सकते हैं। मेरी विचार से तो कह सकते हैं। इतना लैंडमार्क काम है उनका, और लगातार पूरे लाइफ टाइम वो काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्वांटिफिकेशन, आप फैक्ट्स को न्यूमेरिकल वैल्यू में रखिए। आज देखिए, महाविद्यालय में हम काम करते हैं, विश्वविद्यालय में काम करते हैं, तो हम बताते हैं कि इतने छात्र हैं, संख्या बताते हैं। फिर संख्या में उसका वर्ग के हिसाब से इतने मेल है, इतने फीमेल है, इतने बॉयज, इतने गर्ल्स हैं। फिर सब क्लासेस आते हैं, तो आपके पास एक फिगर है 4000 का या 6000 का। अब उस एक 6000 से 10 और फिगर बनते हैं, और उसके बाद फिर वो डेटा
जैसे डेमोग्राफी का अध्ययन होता है, अब छत पे छप्पर है कि नहीं, कच्चा दीवार है कि पक्का दीवार है, ये सब आंकड़े जो है, ये सब जानकारी आंकड़ों में लिखना, आंकड़ों में तथ्य को प्रस्तुत करना और आंकड़ों में उसके वेरिएबल्स बनाना। वेरिएबल्स मतलब जैसे एक फिगर हो गया 6000 विद्यार्थी है, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, उसमें मेल कितने, फीमेल कितने, जो तीसरा वेरिएबल क्या हो गया, उसमें सोशल बैकग्राउंड हो सकता है, क्लास का बैकग्राउंड हो सकता है। तो ये सब क्या है, वेरिएबल्स। तो परिमाणीकरण का मतलब होता है जो आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जो फैक्ट इकट्ठा कर रहे हैं, उनको आप मॉडल के रूप में आप फिगर के रूप में आपको रखेंगे, उसको कहते हैं परिमाणीकरण। अब इसके बाद वाले जो 4 हैं वो थोड़ा कम टेक्निकल है, ये वाले बहुत ज्यादा टेक्निकल है। वो कहते हैं इसके बाद विक्रम हुए, मतलब विशुद्ध ज्ञान। कहता है ये जो हम काम कर रहे हैं इसका जो पर्पस होना चाहिए वह विज्ञान की तरह स्थापित होने, विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट, कोई वैल्यू नहीं, अपने विचार नहीं आने चाहिए। इसीलिए जो अगला स्टेप बताते हैं वो क्रमबद्ध ज्ञान और मूल्य और एकीकरण। तो विशुद्ध ज्ञान का मतलब ये होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो व्यवहारवादी अध्ययन हो रहा है, इसका उद्देश्य होना चाहिए राजनीति को विज्ञान बनाने का, और वो जो ज्ञान है वो परिशुद्ध और वैज्ञानिक होना चाहिए। तो विशुद्धता जो है उसमें कोई मिलावट ना हो, कोई तथ्य में आपके अपने विचारों की मिलावट या कोई वैल्यू लोड हो या कोई आपको पूर्वाग्रह हो, वह नहीं होना चाहिए, तभी वह ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। तो विशुद्धता एक टेक्निक के जैसे इस्तेमाल होनी चाहिए। उसके बाद क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्धता का मतलब यह होता है कि आपने जो प्रॉब्लम लिया है रिसर्च के लिए, उसमें और सोसाइटी में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए और तमाम विषयों की जो अंतर विषयात्मकता है वह भी स्थापित होनी चाहिए। वो शुरू से यह सिस्टम थ्योरी के जमाने से चल रहा है कि विज्ञान को, हमें ज्ञान को अलग अलग बांट के नहीं देखना चाहिए, और आपका जो रिसर्च है वो 1 2 3 4 5 है, इस क्रम में, जैसे हम किताब लिखते हैं तो कंटेंट लिखते हैं, तो कंटेंट वैसे क्रमबद्धता होनी चाहिए, इंटरलिंक्ड होना चाहिए। दूसरा अध्याय हम ले रहे हैं तो पहले अध्याय से संबंधित होना चाहिए, तीसरा अध्याय दूसरे से संबंधित होना चाहिए। तो रिसर्च की शुद्धता अशुद्ध हो जाएगी अगर उसमें क्रमबद्धता नहीं होगी, सिस्टमाइज नहीं होगा उसको। तो विशुद्ध ज्ञान, फिर क्रमबद्ध ज्ञान। अब बोलते हैं मूल्य। व्यवहारवादी मूल्यों से बहुत दुखी थे उसमें कि हर आदमी अपने वैल्यूज को, अपने मूल्य को, अपनी सोच को अपने रिसर्च में मिला देता है। कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म से संबंधित है, कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है, तो कोई अध्ययन कर रहा है तो उसमें उसकी अपनी सोच उसमें आ जाती है। अगर हम मान के चल रहे हैं कि परंपरा का सिद्धांत बहुत अच्छा है तो नए रिजल्ट नहीं आने उससे। तो कहते हैं मूल्यों के एक आदर्श राज्य, एक मॉडल डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए। जब हमने मॉडल दिमाग में बैठा लिया, अब उसकी तलाश कर रहे हैं, वो तो नहीं मिलने वाला है। सत्य की तलाश करने की, जो फैक्ट है उसकी तलाश से उस तरफ जाना चाहिए। तो कहते हैं ये जो वैल्यू लोड है इसको उतार देना चाहिए। अगर हम पूछें किसी से, 100 आदमी से कि सदा सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो बिना प्रश्न पूछे इसका उत्तर मालूम है हमको भी, आपको भी। हर आदमी बोलेगा सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ये हो गया वैल्यू लोडेड क्वेश्चन, मूल्य भारित प्रश्न। इसमें पहले से वैल्यू लोड है। क्यों? क्योंकि हर आदमी के सामने एक मॉडल है सदा सत्य बोलना है, वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा अलग बात है। तो इसलिए वो कभी नहीं बोलेगा सदा सत्य नहीं बोलना चाहिए, वो यही बोलेगा सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ये वैल्यू लोड नहीं होना चाहिए। वैल्यू लोडेड क्वेश्चन आप पूछेंगे, वैल्यू लोडेड जवाब मिलेगा, आपको जवाब पहले से मालूम। तो इसलिए रिसर्च में इस प्रकार का वैल्यू लोड रहेगा, रिसर्च के रिजल्ट सही नहीं होगा, तो मूल्यों को बाहर कर देगा। अब आता है एकीकरण, जो अंतर विषयात्मक ज्ञान, इंटीग्रेशन ऑफ द साइंसेस, विषयों का एकीकरण। तो ये लेते हैं ये 8 सिद्धांत: नियमन, सत्यापन, तकनीकी, और उसके बाद विशुद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, फिर मूल्य और एकीकरण। तो व्यवहारवाद में जो ईस्टर्न का योगदान है कि उन्होंने ये 8 पिलर्स दिए और ये 8 तक बताई चीजें कि इनका पालन करने से जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन है वो व्यवहारवादी होंगे
वैज्ञानिक होंगे, उनसे सही निष्कर्ष निकलेंगे और उन निष्कर्षों के आधार पर हम सिद्धांत निर्माण कर पाएंगे, जो हमने मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में आपको बताया था। सिद्धांत निर्माण, और हुआ भविष्य में आगे काम हुए इसी तरीके से। राजनीतिक विकास, जो हम भी आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे आपसे, राजनीतिक विकास का सिद्धांत इसी वजह से है। तब राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये तमाम सिद्धांत आए क्योंकि वो इस तरह के पैरामीटर से रिसर्च करके बनाए गए थे। डब्ल्यू फ्रिक्स ने साला मॉडल दिया लोक प्रशासन में, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया। अब ये हर्बर्ट साइमन जो है, इन लोगों के, इन्हीं राजनीति विज्ञानियों के ये लोग शिष्य थे। तमाम जितने नाम बताए, चार्ल्स बियर्ड, लासवेल, ग्राहम बलास के शिष्य थे शायद ये लोग, मैं थोड़ा सा विस्मित हो रहा हूँ। तो एक लंबी फेहरिस्त है इनके शिष्यों की भी, जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, नोबेल पुरस्कार मिले सिद्धांतीकरण के लिए। हर्बर्ट साइमन का तो लाजवाब काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लोक प्रशासन। अब लोक प्रशासन क्या राजनीति विज्ञान से तो अलग नहीं है, अलग विषय बन गया वो, लेकिन यहीं से निकला। तो इस तरह के जो विज्ञानों का इंटीग्रेशन है, वो इसके लिए कहते हैं एकीकरण। तो ये 8 सिद्धांत, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। तो व्यवहारवाद का विकास, उन किताबों का योगदान, व्यवहारवाद मतलब राजनीति, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने की बात करती है व्यवहारवादी क्रांति। यह देखने की बात करती है कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार और किन चीजों से प्रभावित होता है और क्यों प्रभावित होता है, और राजनीतिक शोध इन 8 पैरामीटर्स को पालन करना जरूरी है। ये उस क्रांति की मूल मान्यताएं हैं। इसके बाद इसका आप आलोचना लिखेंगे। आलोचना में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, उनका नाम है प्रोफेसर सिबली, मलफोर्ड सिबली। उन्होंने ईस्टर्न की बहुत आलोचना लिखी। तो वो आलोचना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने आलोचना की। डेमोक्रेटिक फिलोसफी थ्योरी में यही होता है कि कोई भी आलोचना से बरी नहीं था, और साइंस का सबसे बड़ा लक्षण है ये, यू कैन चैलेंज एनी थियरी इफ यू हैव एविडेंस। आप किसी भी थियरी को चैलेंज कर सकते हैं अगर आपके पास प्रमाणिक, कोई धार्मिक नियम नहीं कि एक बार कह दिया गया तो हमेशा के लिए सत्य हो गया। विज्ञान का ये पहला लक्षण, बहुत मजबूत लक्षण। और ईस्टर्न कहते हैं, ईस्टर्न सहर्ष स्वीकार करते थे। मलफोर्ड सिबली ने उनकी बड़ी कठोर आलोचना की कि टेक्निक से ज्यादा जो है, टेक्निक जो रिसर्च से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाद में ईस्टर्न इसको स्वीकार कर लिया, तो उत्तर व्यवहारवाद आया कि टेक्निक जो है मूल रिसर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये तो कोई फायदा देने वाला नहीं है, वैल्यू तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आदमी चाहे जितना वैज्ञानिक बन जाए, वो मूलतः भावुक प्राणी है, इमोशनल प्राणी है, उसकी सामाजिकता समाप्त नहीं हो सकती। तमाम आर्गुमेंट उन्होंने दिए। तो मलफोर्ड सिबली के विचार जो उनके तथ्यवाद के विरुद्ध थे, वो ना माना चाहिए। और कंक्लूजन में कि व्यवहारवाद की जो आलोचनाएं हैं, सबसे बड़ा कि हद से ज्यादा तथ्यवाद पे आ गया। इतना तथ्यवाद आ गया कि वैल्यू एकदम बाहर हो गया, जो कि संभव नहीं था। वैल्यू को बाहर निकालना संभव नहीं है, दूसरी आलोचना। तीसरा, दूसरे विज्ञान की तकनीकी इतनी ज्यादा प्रयोग करने लगी, जैसे मैथमेटिकल मॉडल इतने प्रयोग होने लगे कि उसमें राजनीति विज्ञान रह ही नहीं गया। ऐसे लगता है कोई मैथमेटिक्स का कोई थ्योरम या फार्मूला प्रमेय हल कर रहे हैं। आपको रिसर्च पेपर देखने से लगेगा ये मैथमेटिक्स का है कि पॉलिटिक्स का, समझ नहीं आया। तो हद से ज्यादा टेक्निक के प्रयोग से उसका जो मूल था वो खत्म हो गया। दूसरा, ऐसा रिसर्च सामाजिक समस्या के समाधान में भी कोई विशेष सहायक नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार की आलोचनाएं आई और बाद में इसको ईस्टर्न ने स्वीकार किया। और जब ईस्टर्न ने स्वीकार किया, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर व्यवहारवाद। इसको हम अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे, उत्तर व्यवहार। हालांकि उत्तर व्यवहारवाद में कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की डिमांड करती है। उत्तर व्यवहारवाद में ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की कमियों को ठीक कर लिया। यह भी बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है कि विज्ञान हमेशा अपडेट होता है। उन्होंने कोई दुराग्रह नहीं किया और खुद ही व्यवहारवाद पे अटैक किए उन्होंने ईस्टर्न ने, और कहा कि नहीं, व्यवहारवाद अपने मूल सीमा से, अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। यह मनुष्य के समाज की सुविधा के लिए ये बना है, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए बना है, न कि केवल टेक्निक के प्रयोग के लिए। उन्होंने बाद में मूल्यों की भूमिका को राजनीतिक शोध में स्वीकार किया, और उस स्वीकारोक्ति का ही नाम है उत्तर व्यवहारवाद। इसको हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि व्यवहारवाद पर
ये जानकारी आपको कुछ नॉलेज एडिशन इससे हुआ। धन्यवाद।